दोस्तों नमस्कार। किताबी दुनिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किताबी दुनिया की खास श्रृंखला महामारी में आज हम लेकर आए हैं एक खास मेहमान। मैं बात कर रहा हूं अमरेंद्र कुमार शर्मा जी की। आप सभी लोग उनके लेखन से इधर परिचित हुए होंगे। अमरेंद्र कुमार शर्मा जी का अभी लेख एक आया है समालोचन पर, और उस लेख को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो कुछ हमारे समय में महामारियां आती हैं या इतिहास में आई हुई हैं, उनके पीछे का खेल क्या रहा है। कोई भी जो आपदा है जिसको हम प्राकृतिक नाम देते हैं, ये पूरी तरह से बेईमानी की बात होती है। ये सब कुछ मानव निर्मित होता है। इतिहास यही बताता है कि जब जब हमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की है, तब महामारियां आई हैं और करोड़ों लोगों की जानें चली गई हैं। जब हम साहित्य को उठाते हैं, पाते हैं कि हमारा साहित्य हमें इस बात की प्रेरणा देता है और हमको इस बात का सजग करता है कि हम अपने समय को पहचानें और अपने समय के उन शत्रुओं की पहचान करें जो हमारे समय को विखंडित कर रहे हैं, उसको तहस-नहस कर रहे हैं। आज जिस दौर में हम हैं, वहाँ पर न तो हमारे पास सुनने के लिए समय है, ना हमारे पास पढ़ने के लिए समय है, या यूँ भी कह सकते हैं कि इन सारी चीज़ों से हमको महरूम किया जा रहा है। अमरेंद्र कुमार शर्मा जी अपने समय को बहुत गहराई से समझ रहे हैं और उस समय को प्रभावित करने वाली जो शक्तियाँ हैं, उनको गलत दिशा में ले जाने वाली जो शक्तियाँ हैं, उनको भी चिन्हित कर रहे हैं। उनकी कुछ किताबें हैं, हिंदी साहित्य और पत्रकारिता, जो आपातकाल के दौरान जो कुछ साहित्य हमारा है, जो पत्रकारिता, उसको केंद्र में रख करके उन्होंने लिखा है। आलोचना का जो स्वराज है, उस पर उन्होंने काम किया है और रूसी क्रांति पर उन्होंने एक अंक का संपादन किया है। इसके साथ 2012 से अभिनव कदम जैसी पत्रिका का सह संपादन कर रहे हैं। तो मैं बिना किसी भूमिका के अमरेंद्र कुमार शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं और वो आज हमारे साथ महामारी की काया में युद्ध की छाया विषय पर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। किताबी दुनिया में अपनी कुछ बात करने के लिए आपने जो मुझे आमंत्रित किया है। अभी जो वर्तमान दौर हमारा चल रहा है महामारी का, इस महामारी के दौर में हम अपने आप को इस समाज के सामने किस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं और हमारी इस प्रस्तुति के सामाजिक और राजनीतिक आशय क्या हैं। इन आशयों के परिप्रेक्ष्य में जब आप विचार करते हैं तो बहुत पहले एक बड़े और महान उपन्यासकार, लेखक, चिंतक अल्बेर कामू की तरफ हम जाते हैं। अल्बेर कामू महामारियों को समझने में हमारी बहुत मदद करते हैं। यह मदद इस अर्थ में महत्वपूर्ण है कि आज जो कुछ भी हमारे सामने घटित हो रहा है, इस घटित होते हुए को तकरीबन 70 वर्ष पूर्व अल्बेर कामू के लिखे में हम घटित देखते हैं। और यह घटित केवल महामारियों के संदर्भ से नहीं है, बल्कि इसके कुछ बुनियादी राजनीतिक सिद्धांत भी हैं और उसमें कुछ सामाजिक संरचना के वे चिन्ह भी हैं जिनके माध्यम से हम वर्तमान समय के महामारी और उसमें व्यवहार में लाई जा रही सामाजिक संगठनों की चिंताएं वह भी शामिल हुई। मैं इन्हीं परिप्रेक्ष्य से, अल्बेर कामू के उपन्यास के परिप्रेक्ष्य से महामारी पर आपके सामने बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। मुझे उम्मीद है कि मेरी यह बातचीत आपको महामारी और उससे जुड़े हुए अन्य प्रतीकात्मक संदर्भों को समझने में मदद करेगी। मैं अल्बेर कामू के संदर्भ से महामारी को देखते हुए जब यह देखता हूं कि अल्बेर कामू के उपन्यास में घटनाओं का संदर्भ जब आरंभ होता है तो वह महीना भी अप्रैल का था। 2020 और 2021 के अप्रैल महीनों का तुलनात्मक अध्ययन आप यदि करेंगे तो आप पाएंगे कि सबसे अधिक होने वाली मौतें, सबसे अधिक होने वाले प्रवास इन्हीं महीनों में हुए। 2020 के अप्रैल में हमने बड़े पैमाने पर भारत की सड़कों पर महानगरों और शहरों से अपार जनसमूह को अपने गांव की तरफ लौटते हुए देखा। 2021 के अप्रैल महीनों में
हमने बड़े पैमाने पर लोगों की मृत्यु की खबरें सुनी। इन 2 वर्षों के बीच में 2020 से लेकर 21 के वर्ष में जो कुछ घटित हुआ, उसका एक तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखने की कोशिश अगर की जाए तो हम उस त्रासदी की तरफ जाते हैं जिसके बारे में अल्बेर कामू का एक कथन है जो मैं यहां उद्धृत करना चाहता हूं। अल्बेर कामू ने कहा था कि मृत्यु की दुर्गंध से ग्रसित इतिहास को नैतिक पोस्टमार्टम की जरूरत है। हम उस अंधेरे जगत में निवास करते हैं जो हमारी करनी का फल है। और अल्बेर कामू इस करनी के फल को अपने उपन्यास प्लेग में दर्ज करते हैं। प्लेग उपन्यास के एक कथन को मैं सबसे पहले आपके सामने रखता हूं। प्लेग उपन्यास में अल्बेर कामू ने कहा कि इतिहास में जितने बार युद्ध लड़े गए हैं उतनी ही बार प्लेग भी फैली है। फिर भी प्लेग हो या युद्ध, दोनों ही जैसे लोगों को बिना चेतावनी दिए आ पकड़ते हैं। यानी युद्ध और इतिहास, युद्ध और महामारी दोनों एक साथ चलने वाली ऐसी परिघटना है कि युद्ध में महामारी के ताप और महामारी में युद्ध का ताप हमें दिखलाई देता है। तो क्या अल्बेर कामू के उपन्यास का जो अप्रैल महीना है और 21वीं शताब्दी के 2020 और 2021 में जो अप्रैल का महीना है जिसमें कि मौतें सबसे अधिक घटित हुई हैं, यह कहा जा सकता है कि अप्रैल इस धरती से मनुष्य के विदा लेने का महीना है। उपन्यास के भीतर यह अप्रैल महीना अपनी गतिकी में बहुत बारीकी से घटनाओं के शुरुआत का जिक्र करता है। लेकिन मैं यहां पर महामारी को निरे महामारी के अर्थों में उपस्थित करना नहीं चाहता। और जो मेरा यह चाहना है, यह मेरा स्वयं का चाहना नहीं है। अल्बेर कामू अपने उपन्यास में प्लेग का जो संदर्भ लेते हैं, वह संदर्भ दरअसल युद्ध का संदर्भ भी है। प्लेग मात्र एक जीवाणु नहीं है और ना ही केवल महामारी के लक्षण। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष युद्धों से भरी हुई हमारी दुनिया में प्लेग एक प्रतीक है जिसकी प्रतीकात्मकता के कई गहरे रक्त स्नात अर्थ संदर्भ हैं और छल से भरे कई कूट संकेत भी हैं। इसलिए इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि युद्ध एक जीवाणु है और युद्ध एक महामारी भी। प्लेग के जीवाणु व्यक्ति के शरीर में उसकी हिंसात्मक प्रवृत्तियों के रूप में सदियों से निवास करते रहे। सभी व्यक्तियों में प्लेग के जीवाणु सुप्ता अवस्था में मौजूद होते हैं। किसी किसी में यह समय के अंतराल पर जागृत होते हैं, प्रकट होते हैं, और जब यह प्रकट होता है तो मनुष्यता के लिए सबसे संघारक साबित होता है। मनुष्यता के संघारक इतिहास में प्लेग कई बार प्रकट हुआ है और इन सब के प्रकटीकरण का अपना एक रक्त रंजित इतिहास भी है। बहुत ध्यान से यदि आप देखें तो आप ये पाएंगे कि ये जो रक्त रंजित इतिहास है और जो रक्त स्नात अर्थ संदर्भ हैं, वे बहुत पहले 20वीं शताब्दी में मुसोलिनी, हिटलर, जनरल फ्रैंको के तानाशाही के रूप में यूरोप में प्रकट हुआ। एशिया और अफ्रीका के देशों में भी यह प्रकट होता रहा है। फासीवादी चरित्र में प्लेग के जीवाणु पूरी तन्मयता के साथ फलते फूलते हैं। मुसोलिनी, हिटलर, जनरल फ्रैंको की तानाशाही में यह इसी तन्मयता के साथ रक्त की खेती के रूप में फलित हुआ है। हम सब इसको जानते हैं, हम सब ने इसको देखा है। इसका जो फलना फूलना
मनुष्यता के लिए न केवल त्रासदी है, बल्कि हमारी दुनिया के लिए एक भविष्य लक्षित सबक भी है। जिन त्रासदियों को हमने देखा है, क्या हमने इन त्रासदियों से कोई सबक भी लिया है? यह सवाल हमारे मन में बार बार इसलिए आता है कि आज एक बार फिर से 21वीं सदी, जबकि विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि एक छोर पर हम कई तरह के विध्वंसक मिसाइल का आविष्कार कर रहे हैं और दूसरी तरफ चांद पर जाने के लिए हम कई तरह की खोज में लगे हुए हैं। विज्ञान के इतने ऊंचे आविष्कार के बाद भी क्या हमने महामारी से लड़ने के तरीके विकसित कर सके हैं? क्या हमने कोई अपने पूर्व की महामारियों से कोई सबक लिया है? यह प्रश्न हमारे दिमाग में बार बार आता है। अल्बेर कामू अपने उपन्यास में प्लेग के जिस विषाणु के माध्यम से युद्ध की बात कर रहे होते हैं, दरअसल महामारी भी एक युद्ध भी है। महामारियों में मृत्यु की संरचना जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जिस तरह से युद्ध में लोग मारे जाते हैं, युद्ध में जिस तरह से लोग मरते हैं, युद्ध जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव हम पर छोड़ता है, महामारी भी लगभग उसी रूप में काम करता है। अल्बेर कामू इन अर्थों में अपने प्लेग उपन्यास के 340 पृष्ठों से अधिक के पृष्ठों में द्वितीय विश्व युद्ध के महामारी के संरचना को युद्ध के माध्यम से, महामारी के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। उपन्यास में प्लेग का जो जीवाणु है वह धीरे धीरे युद्ध के जीवाणु के रूप में परिवर्तित होता हुआ दिखलाई देता है, और यह पहली बार घटित हो रहा था जब प्लेग जैसी महामारी अपनी प्रतीकात्मकता में युद्ध के साथ उपन्यास में महामारी की तरह प्रकट हो रहा था। प्लेग जीवाणु से मनुष्यता के लिए जो त्रासदी उत्पन्न हुई थी, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण उत्पन्न मनुष्यता की त्रासदी के समानांतर उसको देखा जा सकता है। इसलिए अल्बेर अपने उपन्यास प्लेग में महामारी के रास्ते, युद्ध को महामारी के रूप में प्रस्तुत करते हैं, और इसलिए उपन्यास व्यक्तियों में मनुष्यता के लिए दबे छिपे संभावित संघारक जीवाणुओं को प्रतीकात्मकता के रूप में प्रस्तुत करता है। जब आप इस उपन्यास से गुजरेंगे तो आपके मन में कई तरह के प्रश्न उत्पन्न होंगे। मैं उन संभावित उत्पन्न प्रश्नों को एक तिर्यक रूपबंध में देखता हूं, और इस रूपबंध में देखने के भी अपने कारण। जैसे पहला सवाल तो यही आपके मन में आएगा कि अल्बेर कामू अपने उपन्यास में प्लेग महामारी के रास्ते युद्ध को महामारी बता रहे थे, और व्यक्ति, संस्था तथा राज्य की देह में निवास करने वाले युद्ध के जीवाणु को प्लेग के जीवाणु से ज्यादा खतरनाक बता रहे थे। प्लेग के जीवाणु तो समय अंतराल के साथ दवाई के इस्तेमाल से खत्म हो जा सकते हैं, लेकिन युद्ध के जीवाणु का कोई निश्चित समय नहीं होता। युद्ध के जीवाणु की कोई चिकित्सा भी नहीं की जा सकती। अल्बेर कामू इस बात को समझते थे। आपके मन में यह प्रश्न इसी रूप में उठेगा कि आखिर युद्ध जैसी महामारी को कैसे खत्म किया जा सकता है। जो दूसरा सवाल आपके जहन में उभरेगा वह यह कि आखिर अल्बेर कामू की परिवेशगत सच्चाई क्या थी जिसके कारण वह ऐसा सोच रहे थे और युद्ध को वे महामारी के साथ वर्णित कर रहे थे अपनी प्रतीकात्मकता में। और तीसरा यह कि आखिर ये अल्बेर कामू हैं कौन। इस तिर्यक रूपबंध से मैं अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। अल्बेर कामू अल्जीरिया मूल के एक फ्रांसीसी दार्शनिक लेखक हैं जिनका जन्म 7 नवंबर 1913 को होता है और उनकी मृत्यु
4 जनवरी 1960 को। उत्तरी अफ्रीका का एक देश है अल्जीरिया, उसी के एक छोटे से कस्बे मोंडोवी में अल्बेर कामू का जन्म होता है। अल्जीरिया 1930 से 1962 तक फ्रांस का एक उपनिवेश रहा था। अल्बेर कामू की नागरिकता फ्रांस की है। आप ध्यान दीजिए कि अल्बेर कामू अल्जीरिया में लेते हैं पैदा, उनकी नागरिकता फ्रांस की है। उपनिवेश में जन्म लेने का दुख, उपनिवेश से आजादी के महत्व और उसमें अपनी अस्मिता की पहचान, अपने अस्तित्व की खोज अल्बेर कामू के चिंतन के केंद्रीय प्रस्थान बिंदु और अस्मिता संबंधी चिंतन ही अल्बेर कामू को अस्तित्ववादी दर्शन की तरफ ले जाता है। मैं ये सब बातें आपको इसलिए बता रहा हूं कि उपन्यास के भीतर जब आप प्रवेश करते हैं तो आप ये पाते हैं कि अल्बेर कामू के इस तरह से लिखने के पीछे का परिवेश क्या रहा। आखिर अल्बेर कामू ऐसा क्यों सोच रहे थे? उसकी अपनी एक पृष्ठभूमि है। मसलन जब अल्बेर कामू सिर्फ 1 वर्ष के थे तो उनके पिता लुसियन कामू की मृत्यु पेरिस के पूर्वोत्तर हिस्से में बहने वाली एक छोटी सी नदी जिसका नाम मार्ने है, उसके किनारे फौजी के रूप में लड़ते हुए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हो गई। जबकि कामू के पिता मूल रूप से एक खेतिहर मजदूर थे और स्वेच्छा से फौज में शामिल हुए थे। इस बात को आप ध्यान दीजिए कि प्रथम विश्व युद्ध में अल्बेर कामू ने अपने पिता को खो दिया था, जबकि अल्बेर कामू की उम्र सिर्फ 1 वर्ष की थी। जाहिर सी बात है, पिता की यह मृत्यु जो प्रथम विश्व के दौरान हुई थी, अल्बेर कामू के जेहन में बहुत दिनों तक बनी हुई थी। पिता नामक संस्था से अल्बेर कामू अनभिज्ञ रहे। कामू की जो मां कैथरीन कामू थी वह स्पेनी मूल की थी और अपने पति की मृत्यु के बाद आजीविका के लिए दूसरे के घर में घरेलू सहयोगी के रूप में काम करते थे। यह बेहद दिलचस्प जानना है कि स्कूली पढ़ाई के लिए कामू को एक शिक्षक की मदद से छात्रवृत्ति मिल गई थी, क्योंकि कामू की आर्थिक हालात बहुत बेहतर नहीं थे और वे पढ़ने के लिए लीसे शहर चले गए थे। स्कूली पढ़ाई के लिए कामू को जो छात्रवृत्ति की मदद मिली थी उसको वो बहुत दिनों तक याद रखते थे और जब 44 वर्ष की उम्र में कामू को 1957 में नोबेल पुरस्कार मिलता है, तब वे अपने उस शिक्षक को याद करना नहीं भूलते जिनकी वजह से वे आज यहां तक पहुंचे थे। 1957 में ही कामू अपने उसी शिक्षक जिनका नाम जर्मा था उसको एक खत लिखते हैं और कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उसे कहते हैं कि आपके बिना, आपके उस प्यार भरे सहारे के बिना जो आपने उस छोटे से गरीब बच्चे को उस समय दिया था, बिना आपको शिक्षा और आदर्श के यह कुछ संभव नहीं था। हमारे अपने शिक्षक के प्रति सम्मान का भाव अल्बेर कामू के पूरे जीवन में हमें दिखलाई देता है। तो एक तरफ अल्बेर कामू के पिता की मृत्यु, दूसरी तरफ उनके मां घरेलू काम करने के लिए लोगों के घर में जाती रहती हैं और आर्थिक गरीबी, तीसरे स्तर पर एक शिक्षक द्वारा उनको मदद दी जाती है, उसके आधार पर वो शिक्षा ग्रहण करके आगे बढ़ते हैं। यह जो चीज थी उनके व्यक्तित्व से जुड़ती है। एक और चीज उनके व्यक्तित्व से जुड़ती है, वह यह है कि अल्बेर कामू 1930 के समय से ही एक असाध्य बीमारी टीबी से ग्रसित थे और उससे वो जीवन भर जूझते रहते हैं। हम जानते हैं कि पेनिसिलिन के आविष्कार से यह जो बीमारी थी वो बहुत ही प्राणघातक थी। इसलिए अल्बेर कामू में एक खास तरह का मृत्यु बोध हमेशा बना रहता है। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के ठीक पहले
1934 में अल्बेर कामू कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल होते हैं, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी सुविधा अनुसार अपनी जो राजनीतिक लाइन है वो इतनी तेजी से और इतनी जल्दी बदलने लगती है कि अल्बेर कामू के लिए यह बहुत सहज नहीं होता है और वे पार्टी छोड़ देते हैं। 1934 के ही समय अल्बेर कामू की जो शादी हुई थी वो शादी जब बहुत जल्दी टूट जाती है। दूसरी शादी वे फ्रांस में ही करते हैं, जिसका नाम फ्रांसिन फोर है, जो एक पियानो वादिका थी, उसके साथ वो रहते हैं और 1940 में उनके जुड़वा बच्चे होते हैं। बहुत ध्यान से देखिए आप कि 40 का यह समय है और इस समय द्वितीय विश्व युद्ध अभी ठीक खत्म हुआ है, लेकिन उसकी परिस्थितियां बनी हुई हैं, उसके प्रभाव बने हुए हैं। इस कारण से बहुत दिनों तक अल्बेर कामू को अपनी पत्नी और अपने बच्चों से दूर रहना पड़ा था। द्वितीय विश्व युद्ध की जो दर्दनाक मौतें थीं, जो महिलाओं और बच्चे की अधिकांश मृत्यु हुई थी, तो अल्बेर कामू में प्रथम विश्व युद्ध में पिता की मृत्यु, स्वयं एक असाध्य बीमारी से जूझने के कारण मृत्यु बोध, द्वितीय विश्व युद्ध में भयानक मौतें, फ्रांस के साथ जर्मनी का राजनीतिक संघर्ष, यह सब कुछ अल्बेर कामू के चिंतन भूमि को बहुत भीतर तक प्रभावित कर रहा था। और इसी प्रभाविता से अल्बेर कामू के चिंतन भूमि में अस्थि चिंतन, मृत्युबोध, अनास्था, अलगाव आदि के आने के मार्ग खुलने लगते हैं और इसी मार्ग से गुजरते हुए अल्बेर कामू की जो अधिकांश रचनाएं हैं वह गुजरती है। अल्बेर कामू ने जो व्याख्यान दिया था नोबेल पुरस्कार मिलने पर, उसमें भी कई बातें उन्होंने कही जिसमें उन्होंने अकेलेपन का हवाला बहुत दिया था। उन्होंने कहा था कि वो कैसे अपने अकेलेपन को अपनी रचनाओं में जीते हैं और ये जो अकेलापन है, यह अकेलापन प्रथम विश्व युद्ध के मृत्युबोध से चलकर द्वितीय विश्व युद्ध के मृत्युबोध तक उनमें धीरे धीरे अपनी गहरी पैठ बना लिया था। हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आखिर इन परिवेशगत सच्चाई को जब वह अपनी उपन्यास प्लेग में लाते हैं तो यह परिवेशगत सच्चाई, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, कि यह केवल किसी एक महामारी का रूप नहीं लेता है, बल्कि यह महामारी एक युद्ध के रूप में, एक संत्रास के रूप में घटित होता हुआ दिखाई देता है। तो इस उपन्यास को आप निरे केवल प्लेग के महामारी के बारे में जानने के लिए नहीं पढ़ते हैं, बल्कि इस प्लेग महामारी के बहाने एक दूसरी तरह की दुनिया के खुलने का संकेत भी इसमें आप पाते हैं। यह बेहतर यहाँ पर समझना होगा कि अल्बेर कामू जब प्लेग उपन्यास लिख रहे थे तो ऐसा नहीं था कि महामारी पर लिखने वाले वे अकेले लेखक थे। महामारियों पर लिखे जाने की एक विस्तृत परंपरा भी हमें दिखलाई देती है। मैं आपके सामने विश्व के कुछ चुने हुए लेखकों की रचनाएं और उन रचनाओं के आधार पर कुछ बनी हुई फिल्मों के तथ्यों की जानकारी यहाँ देना बहुत आवश्यक समझता हूं, जिससे कि आप समझ सकेंगे कि महामारियों का सिलसिला आज का नहीं, बहुत बहुत पहले का है। विदेशी साहित्य में डैनियल डेफो की एक महत्वपूर्ण कृति है ए जर्नल ऑफ द प्लेग ईयर। यह 1722 ईस्वी में लिखी गई। इस किताब में 1965 में लंदन में जो महामारी प्लेग की फैली थी उस पर आधारित यह किताब है। इसी किताब पर 1979 ईस्वी में एक मैक्सिकन फिल्म बनाई गई, द ईयर ऑफ प्लेग, और इस फिल्म की पटकथा नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक गैब्रियल गार्सिया मार्केज ने लिखी थी। गैब्रियल गार्सिया मार्केज का भी एक उपन्यास जो हैजे की
पृष्ठभूमि पर लिखा हुआ है लव इन द टाइम ऑफ कॉलरा। यह 1985 में आई थी और इसी उपन्यास पर 2006 में एक फिल्म भी बनाई गई थी। प्लेग को ब्लैक डेथ के नाम से भी यूरोप में जाना गया। ब्लैक डेथ की पृष्ठभूमि पर इंगमार बर्गमैन ने द सेवंथ सील नाम से एक फिल्म 1957 में बनाई। ऐतिहासिक सच को एक फैंटेसी के रूप में प्रस्तुत करने के लिए इंगमार बर्गमैन ने मृत्यु और जीवन की प्रतीकात्मकता को पर्दे पर जिस प्रकार से रचते हैं, उसमें जीवन और मृत्यु का एक संवाद दिखलाई देता है जो शतरंज के मोहरे के सहारे घटित होता है। इसलिए महामारी से मृत्यु यहां भयावहता के साथ उस रूप में उपस्थित नहीं होता, बल्कि यह शतरंज के मोहरों के साथ एक दार्शनिकता के साथ उपस्थित होता है। इटली के एक कवि उपन्यासकार हुए अलेक्जेंड्रो फ्रांसेस्को, इन्होंने एक ऐतिहासिक उपन्यास लिखा जिसका नाम है ब्रेक फेथ। यह 1827 में 3 खंडों में लिखा गया। इस उपन्यास में मिलान शहर में जो 1630 ईस्वी में प्लेग फैला था, उसकी पृष्ठभूमि की कथा कहता है। कहा जाता है कि इटालियन भाषा में यह उपन्यास सबसे अधिक पढ़ा गया। इसीलिए इस उपन्यास पर 3 ऐतिहासिक फिल्में 1923, 1941 और 1964 में बनाई गई और बहुत चर्चित हुई। इटली के ही एक राजनीतिज्ञ हुए डिप्लोमेट वाल्दार्से बोनाटी, इन्होंने भी फ्लोरेंस में 14वीं सदी के मध्य में आए प्लेग महामारी पर क्रॉनिकल ऑफ फ्लोरेंस नाम से किताब लिखी। फ्लोरेंस में फैले महामारी पर कई लोगों ने लिखी। इसमें एक गियोवानी बोकालियो हैं जिन्होंने द डिक्रो मैन नाम से एक लंबी कहानी का संकलन तैयार किया जो प्लेग पर केंद्रित था। फ्लोरेंस के बाहर एक शेल्टर होम बनाया गया था प्लेग के लिए। उसमें 7 युवा स्त्री और 3 युवा पुरुष एक कहानी नरेट करते हैं। इसी नरेशन के आधार पर बहुत बार विलियम शेक्सपियर ने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा, ऑल वेल दैट इज एंड्स वेल। यह किताब गियोवानी बोकाडियो की द डिकर मैन बहुत चर्चित रही और इसके बाद इस किताब पर, इस उपन्यास पर कई फिल्में बनाई गई, कई गीत, कई कविताएं, कई नाटक रचे गए। इस कहानी के संग्रह के आधार पर 2007 में एक फिल्म बनी वर्जिन टेरिटरी, 2015 में वंडर्स बोकाकियो और 17 में एक कॉमेडी फिल्म द लिटिल आवर्स बनाई गई। एक अमेरिकी विज्ञान फंतासी लेखिका कोनी विलिस हैं। उन्होंने भी 14वीं शताब्दी में फैले इन्फ्लुएंजा और प्लेग महामारी पर केंद्रित एक किताब लिखी, डूम्सडे बुक। डूम्सडे बुक यह किताब बहुत प्रसिद्ध है। उसके ठीक बाद एक जर्मन उपन्यासकार हुए थॉमस मान, इन्होंने 1912 में एक उपन्यास डेथ इन वेनिस लिखी जिसकी कथा में कॉलेरा महामारी से मरने की भयावह तस्वीरें हैं। इस उपन्यास पर भी 1971 में एक फिल्म बनाई गई। अमेरिका के ही एक लेखक रिचर्ड मैथसन हैं। महामारी पर केंद्रित उन्होंने एक उपन्यास लिखा, आई एम लीजेंड, और इस किताब पर भी लगभग 3 बार फिल्म बनाई गई और इन फिल्मों में महामारी की जो त्रासदी है उसका विश्लेषण विभिन्न कोणों से किया गया। एक और अमेरिकी लेखक हुए रिचर्ड पैटसन, इनकी एक किताब है द हॉट जोन। यह चिकित्सकीय ध्वंस के कारण फैली महामारी को केंद्रित करती है और इस किताब पर एक जर्मन फिल्मकार वुल्फगैंग पेटरसन ने 1995 में आउटब्रेक नाम से फिल्म बनाई। अमेरिकी डॉक्टर, लेखक और फिल्मकार मिशेल क्रिकथॉर्न हैं जिनकी एक किताब द एंड्रोमेडा स्टोर्म है। यह विषाणु के कारण रक्त कोशिकाओं में रक्त जम जाने के कारण हुई मौतों को अपनी कथा का आधार बनाती है और इसी
कथा के आधार पर अमेरिका के एक फिल्मकार रॉबर्ट वाइज ने 1971 में एक फिल्म बनाई, द एंडोमेड्रा स्टे। यह फिल्म 2008 में रिलीज हुई और बहुत चर्चित हुई। एक संपर्क या मात्र एक स्पर्श से फैलने वाले विषाणु के कारण सांस की नलिका को अवरुद्ध कर देने वाली कहानी की चर्चित फिल्म कंटाजिन हाल के वर्षों में कई बार कई संदर्भों में याद की गई। उसी तरह से एक ब्रिटिश फिल्मकार हुए डैनी बोएलियो, उनकी फिल्म 28 डेज लेटर एक विषाणु के तेजी से फैलने के कारण जो महामारी हुई उस पर आधारित है। इसके अलावा 12 मंकीज फिल्म, ट्रेन टू बुसान, ये सभी फिल्में महामारी को केंद्रित करती है। जो एक पुर्तगीज लेखक जो बहुत महत्वपूर्ण नाम है, जोसे सारामागो का, 1995 में उन्होंने एक उपन्यास लिखा जिसका शीर्षक था ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस एक ऐसी महामारी थी जिसमें एक अंधत्व के कीटाणु होते हैं जो मनुष्यों को अंधा बना देते हैं। यह अंधत्व पर केंद्रित एक बेहद संवेदनशील उपन्यास है और इसी उपन्यास पर 2008 में ब्राजीलियन फिल्मकार ने इसी नाम से एक फिल्म बनाई। तो ऐसा नहीं है कि अल्बेर कामू पश्चिम में महामारी पर लिखने वाले एक अकेले उपन्यासकार थे, और यह भी नहीं है कि महामारी पर केवल पश्चिम में ही रचनाएं की गई, बल्कि पूर्व में भी, बल्कि भारत में महामारी पर कई रचनाएं हमें देखने को मिलती है। मैं उन सब का उल्लेख आपसे इसलिए कह रहा हूं ताकि आप यह जान सकें कि महामारियों का घटित होना महामारी के दौरान केवल एक दृष्टा के भाव से नहीं होता, बल्कि महामारियों को दर्ज करना भी अपने समय में एक जरूरी कार्यवाही होती है, जिससे कि आने वाली पीढ़ियां यह जान सकें कि इन महामारियों ने हमारे पीछे किस तरह की विभीषिका रची थी। और मैं फिर से यह दोहराता हूं कि वो ये सब इसलिए लिख रहे होते हैं कि हम उन विभीषिकाओं से कोई सबक ले सके। क्या हम सबक ले सके हैं, यह प्रश्न एक बार मेरे मन में फिर से बना हुआ है। हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार मास्टर भगवान दास ने 1902 में एक कहानी लिखी, प्लेग की चुड़ैल। यह इलाहाबाद शहर में प्लेग फैलने और उससे उत्पन्न दहशत को केंद्रित करती है। पांडेय बेचन शर्मा उग्र ने एक कहानी लिखी जिसका शीर्षक है विभत्स। यह 1918 में फैले स्पेनिश फ्लू महामारी को केंद्रित करती है। आप जानते हैं कि भारत में यह स्पेनिश फ्लू जो महामारी थी वह प्रथम विश्व युद्ध में शामिल भारतीय सैनिकों के भारत लौटने के साथ में आई थी। मनीश्वरनाथ रेणु की एक कहानी है पहलवान की ढोला, जो 1944 में लिखी गई। इसमें हैजा महामारी की त्रासदी रची गई। राजेंद्र सिंह बेदी ने भी 1940 में एक कहानी लिखी थी, क्वारंटीन। यह महामारी के बीच बीमारों के रखे जाने वाले जगहों की नारकीय स्थिति को अपनी कहानी में दर्ज करती है। बहुत ही सूक्ष्म तौर पर प्रेमचंद की कहानी ईदगाह और दूध के दाम में भी हैजे का जिक्र आया है। लेकिन हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पुस्तक जो कुल्ली भाट है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद ए लाइफ ऑफ मिस पैंट नाम से हुआ, इस रचना में भारत में फैले स्पेनिश फ्लू महामारी की जो त्रासदी वर्णित है वो कई बार चौंकाने वाली है। इस किताब में स्पेनिश फ्लू की जो त्रासदी है उसमें निराला की पत्नी भी मारी गई थी और उनका एक बहुत बड़ा परिवार का हिस्सा था जो इस महामारी की भेंट चढ़ गया था। इस किताब में गंगा नदी के तट पर पसरे हुए शवों का ऐसा वर्णन है कि उससे गुजरते हुए आप कई बार बेचैन हो जाएंगे। ये बहुत दिलचस्प है कि
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी किताब कुल्ली भाट में गंगा नदी के तट पर पसरे हुए शवों के जिस स्वरूप को हमारे सामने उपस्थित किया था, यह कहते हुए आज बहुत खुशी नहीं हो रही है कि 2021 में विगत कुछ दिन पहले हमारे यहां भी गंगा नदी के तट पर कई शव बहते हुए हमने देखे। गंगा की लहरों में बहते हुए शवों के भत्स दृश्य हमें ये बताते हैं कि हमने कुल्ली भाट में दर्ज गंगा के तट पर बहते हुए पसरे हुए शवों से कोई सबक नहीं लिया। आज भी गंगा का तट उसी तरह से शवों का वाहक बना हुआ है जैसा कुल्ली भाट में गंगा के तट पर शव पसरे हुए थे। हरिशंकर परसाई ने एक निबंध लिखा है गर्दिश के दिन। उस गर्दिश के दिन में भी हरिशंकर परसाई अपने बचपन में प्लेग महामारी के कारण अपनी मां को खो देने के त्रासद दृश्य को रचते। उड़िया के एक प्रख्यात लेखक फकीर मोहन सेनापति, आप सभी जानते हैं, उनकी एक कहानी है रेवती। रेवती पिछड़े गांव में फैले हैजे की चपेट में अपनी पढ़ाई और अपने जीवन के संघर्षों को इस तरह से एक रूढ़िवादी समाज के भीतर रचती है, उसका उल्लेख किया गया है। यह कहानी महामारी में अपने व्यक्तित्व का परिष्कार करने की जो जद्दोजहद है, इस दृष्टिकोण से आता है। यू आर अनंतमूर्ति कन्नड़ भाषा के एक बहुत प्रसिद्ध लेखक, उनका उपन्यास संस्कार जो है, यूं तो वह ब्राह्मणवादी संरचना के भीतर और धर्म के जो स्वरूप हैं और उसको लेकर जो अंधविश्वास है उसको लेकर संरचित हुआ है, लेकिन उस उपन्यास में प्लेग महामारी का एक महत्वपूर्ण संदर्भ आया है और इसी उपन्यास पर जो फिल्म बनाई गई है, उस फिल्म में भी इस प्लेग महामारी को घटित होते हुए दिखाया गया है कि प्लेग महामारी जिस तरह से फैल रही है और धार्मिक अंधविश्वासों के कारण इस महामारी की वे पहचान नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि लोगों के मरने का संदर्भ वह किसी धर्म के सदाचार का पालन न करने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों को मानते हैं। इस तरह से यह उपन्यास महामारी और धर्म के बीच के उस जटिल रिश्ते की पड़ताल करता है। मलयालम के एक उपन्यासकार हुए जॉर्ज वर्गीस कक्कानन, इनका उपन्यास है एक वासुरी। इस उपन्यास में केरल के गांव में फैले चेचक की महामारी और उसकी त्रासदी को रचता है। इस तरह से आप देखें कि पूरे भारतीय साहित्य में भी महामारियां अपनी त्रासदी के साथ और आगामी सबकों के लिए रचित हुआ है। भारतीय साहित्य और विश्व साहित्य के इस मिले जुले स्वरूप को देखने के बाद यह दिखलाई देता है, और इस बात को मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि महामारी में होने वाली जो मृत्यु है वह युद्ध में होने वाली मृत्यु की ताप से कम नहीं है। दोनों में मृत्यु के स्वरूप को आप लगभग एक तरह से देख सकते हैं। अल्वेयर कामू अपने उपन्यास प्लेग में इस त्रासदी को इसी रूप में हमारे सामने रखते हैं। आज जब मैं इस उपन्यास के आधार पर महामारी और युद्ध की बात कर रहा हूं, तो ठीक इसी वक्त भारत सहित संपूर्ण विश्व में लंबी अवधि से कोरोना नामक महामारी अपना एक विशाल तंत्र विकसित किए हुए है। बढ़ते हुए संक्रमण के बीच लाखों लोगों की मृत्यु अब तक हो चुकी है और यह मृत्यु अब भी जारी है। अंतिम आंकड़ा क्या होगा ये किसी को नहीं मालूम, आने वाला समय इसको शायद दर्ज करे। सभ्यता का यह जो संकट है
जिसमें कि मनुष्य को 2 गज की दूरी पर रहने के लिए कहा जा रहा है। एक दूसरे के बीच स्पर्श को निषेध कर दिया गया है। स्पर्श संवेदना के प्रसार का एक प्रमुख तंत्र हुआ करता है, उसका निषेध है। यह एक ही साथ पारिवारिकता, सामाजिकता, देशीयता, इन सभी के संवेदनाओं का स्थगन है यह महामारी। और संवेदनाओं के स्थगित होते जाते समय में अल्बेर कामू के उपन्यास प्लेग का पाठ हमारे सामने कई तरीकों से चुनौती पेश करता है, और इन चुनौतियों के अपने एक दार्शनिक आशय भी हैं, एक दार्शनिक मंतव्य भी है। अल्बेर कामू अपने इस उपन्यास में एक बात जो कहते हैं, उसके दार्शनिक संदर्भ को समझने की कोशिश कीजिए। वे कहते हैं कि मैं मानता हूं कि लेकिन और तथा में से चुनाव करना आसान है। तथा और तब में कौन सा सही रहेगा, इसका चुनाव ज्यादा मुश्किल है। लेकिन सबसे मुश्किल चीज है यह जानना कि तथा को वाक्य में लगाए जाए या काट दिया जाए। यह दार्शनिक वाक्य आपको उलझा जरूर रहा होगा, लेकिन इस तथा के संदर्भ को समझिए। असल में यह तथा ही है जो महामारी जैसी आपदा के बीच कुछ लोगों को अपने स्वार्थ पूर्ति के अवसर उपलब्ध करा देता है। इस उपन्यास की संरचना में आपदा में अवसर से गुजरते हुए भारत में पसरते कोरोना महामारी के बीच के आपदा के अवसर की समाजिकी और उसकी राजनीति को समझा जा सकता है। आइए इस बात को समझने के लिए हम प्लेग उपन्यास में धीरे से उतरते हैं। प्लेग उपन्यास में जो वर्णित शहर है वो बहुत छोटा शहर है, ओरान, जो अल्जीरिया के उत्तरी पश्चिमी हिस्से में भूमध्यसागरीय तट पर आबाद शहर है। यह फ्रांस का उपनिवेश है। इस शहर के वास्तुशिल्प को कई बार आने वाले भूकंपों ने तहस नहस किया है। फिल्म के दृश्य में, इस पर जो फिल्म बनाई गई 1992 में, उस फिल्म में आप देखेंगे कि ये जो शहर है वह समुद्र के किनारे एक गीली सड़क है। उपन्यास में यह सड़क सुनसान है। धुआं छोड़ते छोटे कारखाने हैं। पानी के जहाज से, चूंकि यह शहर समुद्र तटीय है, जाहिर सी बात है कि इसमें बंदरगाह है, और इस बंदरगाह के किनारे ये छोटा सा जो शहर बसा हुआ है, यह ऊँघता हुआ शहर है। अल्बेर कामू अपने उपन्यास के पहले ही पन्ने की चौथी पंक्ति में इस शहर के बारे में जो कहते हैं, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह शहर आने वाले उपन्यास की कथा में किस तरह से अपनी भौगोलिक स्थिति को प्रस्तुत करेगा। यह शहर अल्जीरियाई तट पर स्थित एक बड़ा फ्रांसीसी बंदरगाह है, और शहरों की तरह ओरान में भी समय और चिंतन की कमी के कारण लोगों को एक दूसरे से मोहब्बत करनी पड़ती है, बिना यह जाने कि मोहब्बत क्या चीज है। इस छोटे से वाक्य में अल्बेर कामू ओरान शहर के उस पूरे सांस्कृतिक परिवेश का आरेख खींच देते हैं। यह शहर वृक्ष रहित, आकर्षणहीन, आत्मा रहित और अंत में एक निरे शांति की तरफ दिखलाई देने वाला शहर है, जहां लोग गाढ़ी नींद में सोना पसंद करते हैं। प्लेग उपन्यास के शहर का भूगोल और उसकी सामाजिकी उपन्यास में जिस समय को रचती है, उस समय का संकेत अल्बेर कामू ने बहुत ही दिलचस्प ढंग से अधूरे रूप में दिया है। अपने उपन्यास में वे 3 अंकों का उल्लेख करके चौथे अंक को छोड़ देते हैं।
जैसे 1900 के बाद वो 4 लिखकर छोड़ देते। अब 4 के बाद आप लगाइए कि यह 41 होगा, 42 होगा, 44 होगा, 49 होगा, क्या? आप इसमें किसी वर्ष का अनुमान लगा सकते हैं। अल्वेयर कामू ने 194 लिख करके 3 डॉट देकर इसको छोड़ दिया। तो इतना तो तय है, यह 1940 से 1949 के बीच का कोई समय इस उपन्यास के भूगोल में है। और आप ये जानते हैं कि 1940, यदि हम मानते हैं इस उपन्यास के भीतर जो समय की रचना अल्वेयर कामू कर रहे हैं, तो 1940 से 1949 के बीच के समय को आप देख सकते हैं कि 1939 में अभी अभी द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ है और उसकी त्रासदी अभी भी जारी है। जाहिर सी बात है कि इस उपन्यास पर द्वितीय विश्व युद्ध के में हुई हानि, द्वितीय विश्व युद्ध में घटित त्रासदी की छाप इस उपन्यास पर हमें दिखलाई दे रहा है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि इस उपन्यास पर 1 घंटे 45 मिनट की एक फिल्म बनाई गई, जिसे ब्राजीलियन फिल्मकार ने बनाई 1992 में। इस फिल्म के पर्दे पर जैसे ही यह फिल्म आरंभ होती है, उसके 20वें सेकंड पर एक दृश्य उभरता है और उस दृश्य में डॉक्टर एक आले के साथ उपस्थित होता है। यह जो आला है उसके अपने एक अर्थ संकेत, विज्ञान और महामारी के बीच के रिश्ते में यह आला अपनी संकेतात्मकता के साथ हमारे भीतर मौजूद होती है। इसलिए उरान शहर में प्लेग की जो बीमारी है, जो महामारी है, वह धीरे धीरे जिस तरह से फैल रही है और उस महामारी से जो शहर उरान जूझ रहा है, उसमें मृत्यु के प्रसंग का चित्रण उसी तरह से आया है जिस तरह से कि आज कोरोना महामारी में मृत्यु के संदर्भ का चित्रण हम आए दिनों अखबारों में, टेलीविजन पर और सोशल साइट्स पर देखते हैं। इसलिए इस उपन्यास को पढ़ते हुए इसमें वर्णित घटनाओं में आपको विश्वास होने लगता है। यह यूं तो यह गल्प में लिखा गया है, लेकिन यह उपन्यास महज एक गल्प नहीं रह जाता है। 2021-2020 के कोरोना महामारी के जो हमारे अनुभव हैं, उस अनुभव का उसकी यथार्थता हमें इस उपन्यास से गुजरते हुए दिखलाई देती है और हम ये कह जाते हैं कि प्लेग महामारी के भीतर जो कुछ घटित हो रहा है वह केवल गल्प मात्र नहीं है, बल्कि एक यथार्थ है। इसलिए इस उपन्यास और इस उपन्यास के आधार पर महामारी को समझना दरअसल अपने आज के समय को समझना भी है। इस समझने में मनुष्य के अस्तित्व, मनुष्य के होने के मर्म को भी समझा जा सकता है कि आखिर व्यक्ति का अस्तित्व, व्यक्ति के होने का आशय क्या है। अल्वेयर कामू की दार्शनिकता में भी यह बात रही है कि व्यक्ति का अस्तित्व को किस तरह से देखा जाए। अस्तित्ववादी धारणा में तो व्यक्ति के अस्तित्व को एक क्षण के मात्र में देखा गया और उस क्षण मात्र में व्यक्ति का जो अस्तित्व है उसके पीछे की अपनी एक दार्शनिक पृष्ठभूमि है, जो द्वितीय विश्व युद्ध में हुई मृत्यु के आधार पर विकसित होती हुई दिखलाई देती है कि मनुष्य जो कुछ भी है वह इसी क्षण है, इसी पल है। और इसलिए मनुष्य की जो अभिव्यक्ति है, जो उसकी संपूर्ण अभिव्यक्ति है, वह इसी क्षण, इसी पल में हो सकती है। न इससे पूर्व कुछ भी था, न इसके बाद कुछ भी होगा। महामारी में होने वाली मृत्यु के दौर में हम इस क्षण के महत्व को समझ सकते हैं, क्योंकि हम में से किसी को यह नहीं पता होता है कि अगले ही क्षण क्या होने वाला है, हम जीवित रहेंगे या हमारी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए इस क्षण के बारे में सोचते हुए स्मृतियां, मनुष्य की जो स्मृतियां हैं, वो बहुत अधिक ताकतवर होकर के सामने आती है। ये स्मृतियां उम्मीदों के बगैर नहीं आती। इन स्मृतियों में जो क्षण घटित होता है वह उम्मीदों के साथ घटित होता है।
हम सोचते हैं कि जो कुछ भी है यही है, जो कुछ भी है अब है, इसी पल है। प्लेग इस उपन्यास में जो है वह धीरे धीरे सब में न सिर्फ प्यार बल्कि दोस्ती की क्षमता के खत्म कर देने की घटनाओं को रेखांकित करता है। और जो ये खत्म हो जा रही है उसके यह निहितार्थ हैं कि दरअसल वह इसकी मांग भी कर रहा है कि जो खत्म हो रही है वह ठीक नहीं है। हमारी संवेदनाएं, हमारा प्यार, हमारी दोस्ती जो महामारी के दौरान में धीरे धीरे सीमित होने लगती है, एक भय के भीतर हम अपने आप को समेटने लगते हैं, तो दरअसल हम उससे ये मांग कर रहे होते हैं कि हमारी इन संवेदनाओं, हमारे इस प्यार का भविष्य क्या होगा। और हम उसकी अधिक मांग करते हैं कि हमारी संवेदनाएं बची रहें, हमारे प्यार का भविष्य बचा रहे। यह उपन्यास प्यार और संवेदनाओं की स्थापना भविष्य के लिए करता है। इसको पढ़ते हुए हम अपने इस वर्तमान को समझते हैं कि हमारे इस वर्तमान के लिए संवेदनाओं और भविष्य के लिए प्यार का बचा रहना कितना जरूरी है। और यही जो क्षण है जिसमें प्यार भी चाहिए, जिसमें संवेदनाएं भी जीवित रहें, उसके लिए हमें कितनी जद्दोजहद करनी होती है। महामारी के दौरान हम और आप बड़े ही आसानी से इसको समझ सकते हैं। मैं थोड़ी सी बात इस प्लेग उपन्यास पर बनाई हुई फिल्म पर कर लेना चाहता हूं। जैसा कि मैंने पहले ही आपसे ये कहा कि 1992 में ब्राजीलियन फिल्मकार लुइस पुएंजे ने जब अल्बेर कामू के उपन्यास द फ्लेग पर फिल्म लाई, तो यह फिल्म बहुत चटक रंग में नहीं बनाई, बल्कि इस फिल्म का जो रंग है वो बहुत ही धूसर, बहुत ही कम रोशनी के बीच में घटित होती हुई है। और वह इसलिए कि यह फिल्म जिस पक्ष को अपने कथा का आधार बनाती है वह पक्ष एक त्रासदी का है। और वो जो त्रासदी है फिल्म में उस धूसर और कम रोशनी में ही घटित हो सकता है। इसलिए यह फिल्म हमें केवल मौतों पर होने वाले दुख या उदासी को प्रस्तुत नहीं करता या वहां तक हमें नहीं ले जाता, बल्कि यह फिल्म उदासी के एक ऐसे छोर को हमारे हाथ में पकड़ा देता है जिसको पकड़ने के बाद हम यह सोचने लगते हैं कि उदासी के इस छोर से मुक्ति के इंतजाम किस तरह से किए जा सकते हैं। फिल्म में प्लेग के कारण जो मरते हुए चूहे हैं और फिल्म के पर्दे पर उस चूहों की जो रोमावलियां में जो कंपन है और उस कंपन की जो सूक्ष्मता दिखलाई देती है वो हमारे भीतर एक सिहरन पैदा करती है। आप देखेंगे कि भारत में जो पसरते कोविड-19 के विषाणु और उस पर जो उसके कारण जो हजारों लाखों मौतें हुई, उन मौतों की जो दृश्य रचना है, उस दृश्य रचना को देखने में जो कंपन उत्पन्न होता है, आप इस फिल्म से गुजरते हुए भी उस कंपन को महसूस कर सकते हैं। इस फिल्म में प्लेग महामारी के कारण भागता, ठहरता, रुकता हुआ उड़ान शहर है। इसमें पत्रकार हैं, इसमें व्यापारी है जो आपदा में अवसर ढूंढता है, इसमें जो भगदड़ मचती है, जैसा कि हमने देखा था कोरोना महामारी में 2020 में अपनी घरों की तरफ जाने के लिए जिस तरह की भगदड़ मची थी, इस उपन्यास में भी वो भगदड़ मचता है। और इस भगदड़ को संभालने के लिए जिस तरह से कोरोना के दौर में पुलिस सामने आई थी, उसी तरह से उपन्यास में सैनिक का एक हुजूम उमड़ता है और वो किस तरह से शहर को
बाहरी दुनिया से रोक देता है, काट देता है। और इस पूरे परिप्रेक्ष्य में जो एक शहर जो अपनी बुनियादी विशेषता हमारे सामने पेश करता है, वह शहर की संरचना द्वितीय विश्व युद्ध में भयानक तबाही मचा देने के बाद, असंख्य लाशों के बिछा देने के बाद जो शहर का दृश्य बनता है, दिखलाई देता है, महामारी के कारण भी शहर का दृश्य लगभग वैसे ही बनता हुआ दिखलाई देता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण एक उजड़ते हुए शहर के दृश्य में महामारी के कारण उजड़ते हुए दृश्य को आप देख सकते हैं। यह उपन्यास अल्बेर कामू का इसलिए भी महत्वपूर्ण है और उसे आज पढ़ा जाना इसलिए भी जरूरी है कि एक चीज होती है महामारी में, इस बात को आप भी बहुत ध्यान से समझ रहे होंगे कि महामारी के दौरान विज्ञान और धर्म विपरीत तरीके से काम करता है। महामारी के दौरान विज्ञान जो कह रहा होता है, धर्म उसकी दिशा छोड़कर कुछ और कह रहा होता है। और ये हम आज भी अपनी आंखों के सामने घटित होते हुए देख रहे हैं कि एक तरफ विज्ञान अपनी भूमिका चिकित्सा के माध्यम से महामारी में निभा रहा है और दूसरी ओर धर्म और धर्म के आधार पर अंधविश्वास महामारी से निपटने के नए औजार बता रहे हैं। महामारी के दौरान यह बड़े पैमाने पर देखा जाता रहा है कि विज्ञान और धर्म एक दूसरे के बड़े पैमाने पर विरोधी हो जाते हैं। इस उपन्यास में एक पादरी है, फादर पेनेलो। यह भी महामारी से बचने के उपाय के रूप में प्रार्थना सभा का एक आयोजन करता है और उस प्रार्थना सभा में वह प्रवचन देता है। उपन्यास में यह प्रवचन बहुत लंबा, लगभग 7-8 पृष्ठों तक चलता हुआ आप देख सकते हैं। और इस प्रार्थना सभा में वह धर्म के विभिन्न तरह से व्याख्या करता है और यह कहता है कि इस प्रार्थना सभा के द्वारा आप इसको प्रार्थना सप्ताह के रूप में मनाइए। और यह प्रार्थना सभा एक प्रार्थना सप्ताह के रूप में घटित हो जाता है। कोरोना महामारी के बीच शाम में अपने अपने घरों में दिए जलाने का संदर्भ या किसी डॉक्टर के सम्मान में ताली या थाली बजाने का संदर्भ किस तरह से आम जनता के बीच में कोरोना महामारी को भगाने के अंधविश्वास में पसरता चला जाता है। और लोगों को यह लगता है कि जबकि कहा यह गया था कि थाली या ताली आप उन डॉक्टरों के सम्मान में बजाएं जो चिकित्सा में लगे हुए, लेकिन इसका जो अभिग्रहण भारतीय समाज में हुआ उसमें उन्हें यह लगा कि ऐसा करने से कोरोना महामारी भाग जाएगी और वे गो कोरोना कहकर थाली पीटते हुए सड़कों पर निकल आते। तो विज्ञान और धर्म और अंधविश्वास महामारी के दौरान नए सिरे से अपनी परिभाषा गढ़ता है और अपनी सार्थकता सिद्ध करने के नए नए उपाय दिखाता है। अल्बेर कामू भी अपने इस उपन्यास में इसी धर्म और इसी विज्ञान के उस पूरे रिश्ते की पड़ताल भी करते हुए दिखलाई देते हैं। एक और जो बहुत महत्वपूर्ण बात मुझे यहां कहनी चाहिए वह यह कि इस उपन्यास में पादरी प्रार्थना सप्ताह में जब अपना प्रवचन दे रहा होता है तो उसके जो प्रवचन देने का तरीका है वो बहुत ही शक्तिशाली और आवेशपूर्ण है, बहुत ही रेटोरिक है, जिसमें जो श्रोता हैं, जो सुनने वाले लोग हैं, वो बहुत दूर तक चले जाते हैं। इस भाषण शैली का प्रभाव असल में श्रोताओं पर इस तरह से पड़ता है कि उनका ध्यान वास्तविक यथार्थ से हट जाता है। वास्तविक यथार्थ की जगह पर एक
आवेशपूर्ण, आभासी, नकली यथार्थ उनको अपनी गिरफ्त में ले लेता है। और होता यूं है कि वह अपनी स्थितियों के लिए स्वयं को ही जिम्मेदार मानने लगते हैं। किसी धर्म को नहीं मानते, किसी पादरी को नहीं मानते, किसी राजनीति को नहीं मानते। उन्हें लगता है कि हम अपनी स्थितियों के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं, क्योंकि जिस तरह से भाषण वो दे रहा होता है पादरी, और जिस तरह से वो कह रहा होता है, उसमें आम व्यक्ति को ये लगने लगता है। यानी कि जो वास्तविक यथार्थ है महामारी का, उससे ध्यान हटा करके एक आवेशपूर्ण, आभासी और नकली यथार्थ में आम जनता को प्रवेश कर देता है। 21वीं सदी के इस दूसरे दशक में जब महामारी हमारे सामने, बिल्कुल हमारी आंखों के सामने घटित हो रहा है, क्या हमें यह नहीं दिखलाई देता कि हमारे इस समय में भी अति वाचाल तरीके से आवेशपूर्ण रूप में एक आभासी और नकली यथार्थ को खड़ा किया जा रहा है विभिन्न मुद्दों के आधार पर, और हमारे ध्यान को इस महामारी से हटा करके किसी अन्य चीजों में लगाया जा रहा है। तो कई तरह की समानताएं इस उपन्यास को पढ़ते हुए आश्चर्यजनक तरीके से आपको मिलती है। इस उपन्यास में जब पादरी कहता है कि तुम पर एक संकट आया है मेरे भाइयों, और मेरे भाइयों तुम इसी के काबिल भी थे, तो तुम इसी के काबिल भी थे कि जो ध्वनि है वो अपने अर्थ गांधीर्य में उस उपन्यास से एक लंबी छलांग लगाता हुआ हमारे समय में प्रवेश करता हुआ दिखाई देता है। आप बहुत ध्यान से समझिए इसको कि तमाम धार्मिक युद्ध इसी काबिल के नुक्ते से लड़े गए थे, और नाजी नरसंहार भी इसी काबिल के नुक्ते से किया गया था। उपन्यास का फादर पेनलो के प्रवचन में उसके प्रस्तुति का जो ढंग है, उससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जर्मनी और इटली के तानाशाह अपने भाषण में इस काबिल के नुक्ते से जब मुक्के मार मार कर अपने भाषण देते थे, उस मुक्के के मारने के अंदाज में ये जो काबिल का संदर्भ था, वह आम जनता को किस तरह से एक नकली यथार्थ में परिघटित कर रहा था। अल्वेयर कामू जब फादर पेनलो के इस भाषण के अंदाज को अपने उपन्यास में रच रहे होते हैं, तो दरअसल वह हिटलर, मुसोलिनी के उस भाषण के अंदाज को रच रहे होते हैं जिसने द्वितीय विश्व युद्ध में नरसंहार की बुनियाद रखी थी। इस तौर पर भी हम कह सकते हैं, इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि यह उपन्यास प्लेग के माध्यम से युद्ध की एक कथा कह रहा है। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि विज्ञान और धर्म को जिस तरह से महामारी हमारे सामने प्रस्तुत करती है, उसके यथार्थ को प्रस्तुत करती है, ठीक उसी तरह से धर्म के ढकोसले और व्यक्ति की झूठी नैतिकता को भी महामारी हमारे सामने प्रस्तुत करती है। झूठी नैतिकता या धर्म के ढकोसले का जो संदर्भ है, वह महामारी में हमें बहुत सूक्ष्मता से सतह के ऊपर घटित होता हुआ दिखलाई देता है। महामारी से हुई मृत्यु और उस मृत्यु के लिए जो मृत्यु संस्कार हैं, वह किस तरह से स्थगित कर देते हैं। महामारी की मृत्यु में मृत्यु के संस्कार स्थगित हो जाते हैं, और ऐसे समय में एक चेतनशील व्यक्ति दो स्तरों पर संघर्ष करता है। एक, महामारी के संकट से बचने के उपायों की खोज, और दूसरा, धर्म के ढकोसले और व्यक्ति की झूठी नैतिकता के विरुद्ध जागरण का अभियान। अल्वेयर कामू के इस उपन्यास में जो महामारी है, उसके दौरान अधिकांश नैतिकतावादी जब यह मानने लगे थे कि प्लेग पर कोई बस नहीं चल सकता और हमें सब कुछ अपने विधाता पर छोड़ देनी चाहिए और उसके आगे सिर झुका देना चाहिए, तब जबकि हम यह देख रहे हैं कि महामारी के दौरान धर्म की नैतिकताएं, विज्ञान के अपने स्वरूप जिस तरह से अपना काम करते हैं,
उस पूरे काम करने के तरीकों में महामारी की जो त्रासदी है और महामारी की जो प्रभाव क्षमता है, वह कई बार एक तरफ धर्म जब उसके ताप को बढ़ाने लगता है तो विज्ञान की अपनी ताकत उसको कम करने की कोशिश करने लगता है। यह बहुत विचित्र है कि भारतीय समाज पर विज्ञान की ताकत का उतना असर नहीं है जितना कि धर्म की ताकत का। महामारी के दौरान विज्ञान की ताकत पर यकीन करना सबसे जरूरी है, क्योंकि महामारी में यदि हम विज्ञान की ताकत पर यकीन नहीं करेंगे तो महामारी जो हमारे सामने अपना चित्र प्रस्तुत करेगा, उस चित्र में युद्ध में हुए विध्वंस के चित्र के तरह का ही होगा। अल्बेर कामू ने प्लेग के जीवाणु और युद्ध के कीटाणु के नुक्ते से एक कथावाचक का जो स्वरूप इस उपन्यास में पेश किया, उस कथावाचक में से सिर्फ 3 संदर्भ का उल्लेख करके मैं अपनी बात यहां समाप्त करूंगा। और आप इस संदर्भ से गुजरते हुए देखेंगे कि महामारी और प्लेग का जहां उल्लेख है, वहां आप युद्ध अगर रख दें तो बात उसी तरह की होती है। मैं यह आपके सामने पेश करता हूं। इस उपन्यास का एक हिस्सा है जो 3 छोटे छोटे हिस्से हैं, इसके बारे में मैंने आपसे जिक्र किया। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि इंसान को प्लेग के अभिशाप से मुक्त होने के लिए भरसक कोशिश करनी चाहिए और सिर्फ इसी तरीके से हम कुछ शांति की उम्मीद कर सकते हैं। और अगर शांति नहीं तो शालीन मौत तो नसीब हो सकती है। अब इस कथन में जहां प्लेग शब्द आया है, वहां आप युद्ध रख करके उसको पढ़ें, उसको देखें तो अर्थ के दूसरे दरवाजे खुलने लगते हैं। उपन्यास का अगला कथन है कि हम में से हरेक के भीतर प्लेग है, धरती का कोई आदमी इससे मुक्त नहीं है। और मैं यह भी जानता हूं कि हमें अपने ऊपर लगातार निगरानी रखनी पड़ेगी ताकि लापरवाही के किसी क्षण में हम किसी के चेहरे पर अपनी सांस डालकर उसे छूत न दे बैठे। तो हम में से हरेक के भीतर प्लेग है, यह जो वाक्य है इसमें प्लेग को हटाइए और प्लेग शब्द की जगह पर हिंसा रख दीजिए कि हम में से हरेक के भीतर हिंसा है, धरती का कोई आदमी इससे मुक्त नहीं है। और मैं यह भी जानता हूं कि हमें अपने ऊपर लगातार निगरानी रखनी पड़ेगी ताकि लापरवाही के किसी क्षण में हम किसी के चेहरे पर अपनी सांस डालकर उसे छूत न दे बैठें। हम किसी के चेहरे पर अपनी सांस डालकर, अपनी हिंसा की सांस डालकर उसे छूत न दे बैठे। अल्बेर कामू प्लेग के इस संदर्भ को युद्ध, हिंसा आदि संदर्भों से हमारे सामने पेश कर रहे हैं। इस पूरे नुक्ते से, हिंसा के वर्चस्व के नुक्ते से आप सैमुअल टी हंटिंगटन को याद कर सकते हैं, जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में वो कहता है। और क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के जो कई दरवाजे हैं वो आपको इसी संदर्भ से खुलते हुए दिखलाई देंगे। तीसरा कथन इस उपन्यास का मैं उद्धृत कर रहा हूं कि मैं सिर्फ यह कहता हूं कि इस धरती पर महामारियां हैं और उनसे पीड़ित लोग हैं, और यह हम पर निर्भर करता है कि जहां तक संभव हो सके हम इन महामारियों का साथ न दें। अब इस कथन में जहां महामारी शब्द आया है वहां पर युद्ध आप रख दें, वहां पर आप हिंसा रख दें और तो इस वाक्य को पढ़ें कि मैं सिर्फ यह कहता हूं कि इस धरती पर युद्ध हैं,
या हिंसा हैं और उनसे पीड़ित लोग हैं, और यह हम पर निर्भर करता है कि जहां तक संभव हो सके हम इन हिंसा या युद्ध का साथ न दें। अल्बेर कामू के उपन्यास के इन 3 संदर्भों के जो अर्थ विस्तार हैं वह महामारी के बहाने बहुत दूर तक जाते हैं। इस दूर तक जाने में सांप्रदायिक हिंसा, जातिगत हिंसा, जाति भेद, शोषण के नए ढांचे, राजनीतिक दांवपेच, राजनीतिक हत्याएं, वित्तीय घोटाले, भ्रष्टाचार, आप सब कुछ को रख करके देख सकते हैं कि प्लेग महामारी के बहाने वह युद्ध, हिंसा के तमाम तरीकों, शोषण के तमाम ढांचों के बारे में अल्बेर कामू बात कर रहे होते हैं। इस तरह से यह उपन्यास अपने देश काल के भयावह यथार्थ को समझने में हमारे सामने एक आसान रास्ता तो देता ही है, लेकिन उस भयावह यथार्थ से मुक्ति की चेतना निर्मित करने के लिए भी हमें एक आसान राह देता है। मनुष्य होने के नाते अंततः हमें एक सजग चेतना का वारिस होना चाहिए। महामारी की परिणति भयानक रूप से निर्वासन और अपार दुख में होती है। निर्वासन और दुख को असल में प्यार ही कम कर सकता है। महामारी के दौरान संपर्क और स्पर्श निषेध के दंश से बाहर निकलने के लिए महामारी के बाद व्यक्ति एक ही चीज को पाने की तमन्ना कर सकता है, और वह चीज है इंसान का प्यार। अल्बेर कामू के चिंतन में इंसान के प्यार का काफी महत्व है, और जो वो यही प्यार है जिसका वारिस हमें बनना चाहिए। इसलिए अल्बेर कामू के इस उपन्यास को पढ़ते हुए और उस पर बनी हुई फिल्म को देखते हुए यह बार बार हमें लगता है कि महामारी की त्रासदी केवल अपने समय में घटित होने वाली परिस्थितियों को प्रस्तुत नहीं करती, बल्कि आगामी आने वाले समय में एक सबक भी देती है, और उस सबक से हमें सीख लेनी चाहिए। दुख है कि आज भी हम वह सबक नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमें इंसान के प्यार के महत्व को अवश्य रेखांकित करना चाहिए इस महामारी के समय में, क्योंकि हम इसी प्यार की सजग चेतना के वारिस हैं। आपने मुझे यहाँ सुना, उम्मीद है कि मैंने कुछ बेहतर बातें आपके सामने रखी होंगी, और यह भी हुआ होगा कि मेरे द्वारा कहे बातों के नुक्तों से कुछ यदि और बातें हमारे सामने आती है तो वह इस बातचीत की यही सार्थकता होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।